नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णु मोहन और शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बाजार को एक बार देख लेते हैं कि बाजार की चाल कैसी दिख रही है। तो बाजार की जो शुरुआती तेजी थी वो पूरी गायब होती दिख रही है। अब निफ्टी देखिए 25,660 तक फिसलकर आ चुका है, 125 अंकों की गिरावट दिख रही है। तो यानी डे हाई से देखिए तो करीब करीब 250 अंकों की गिरावट दिख रही है। निफ्टी बैंक की गिरावट और भी ज्यादा है। तो ये आज की जो ये तेजी है वो टिक नहीं पाई, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्लोजिंग कॉल्स में अगले 1.5 घंटे आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाजार की बड़ी बातों के साथ, फिर आपके लिए हम 2:05 पे एफएनओ की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, इंडेक्स के लेवल्स, की लेवल्स आपको बताएंगे और बाजार का पूरा एक्शन भी बताएंगे। 2:10 पे आपके लिए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2:40 पे आपके लिए होगा ऑप्शंस का चैंपियन, एक ऐसा ट्रेड जहां पर आप ऑप्शंस के जरिए कमाई कर सकते हैं। 3 बजे आपके लिए होगा मार्केट एट 3, जहां पर एक्शन वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आपके सामने रख देंगे। और फिर 3:10 पे आपके लिए बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स होंगे। और फिर 3:20 पे हम आपके लिए इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे, जहां पर बताएंगे कि बाजार बंद होने के बाद और कल कौन से अहम खबरें हैं जिसका बाजार पर असर होगा। अब चलिए बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं। तो निफ्टी को देखिए 120 अंक गिर चुका है, 25,650 तक आ चुका है। ऊंचाई से देखें तो करीब करीब 250 से 250 अंक नीचे निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी दिन के हाई से 350 अंकों से ज्यादा फिसल चुका है, 59,425 तक ये फिसल कर आ चुका है। ऑटो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी रफ्तार पर आज ब्रेक लगती दिख रही है। मारुति और एमएनएम ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं दिग्गजों में जहां ज्यादा दबाव दिख रहा है। निफ्टी ऑटो ये इंडेक्स करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। आईटी में मिला जुला एक्शन है। टेक महिंद्रा ऊपर है, एचसीएल नतीजों के बाद यहां पे दबाव दिख रहा है। बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए थे, तो मिला जुला एक्शन आज के सत्र में आईटी पर दिख रहा है। लेकिन आज जो एक्शन है पूरी तरह से मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में है, जो एक्सचेंज कंपनियां हैं उनमें है। एंजल वन, बीएसई, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे स्टॉक्स आज 2 से 4.5% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। तो पूरा एक्शन यहां पर प्लेटफॉर्म शेयरों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए अब आपके सामने रख देते हैं वो बजर्स जो इनमें आज काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है खबरों की वजह से या फिर बड़ी वॉल्यूम के साथ यहां पर गिरावट दिख रही। तो पूरी लिस्ट में सबसे पहले रियल्टी शेयरों की बात करते हैं, जहां पर लगातार यहां पर गिरावट का दौर चल रहा है। और आज भी दीजिए, कल सिग्नेचर ग्लोबल में हमने बताया था आपको कि 5 से 6% की गिरावट दिख रही थी और आज भी 3.25% की गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिर से आज गिरावट है, 3% टूट गया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2% टूट गए हैं। अनंतराज आज फिर से कमजोरी, 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही। तो रियल एस्टेट एक ऐसा पैक है जो लगातार यहां पर बीच में एक आध दिन की रिकवरी आई थी, लेकिन लगातार यहां पर दबाव है क्योंकि वैल्यूएशंस को लेकर यहां पर चिंता है, डिमांड को लेकर चिंता है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसके बाद माहौल क्या होगा, ये सेंसिटिव सेक्टर होता है, ये पहले से भांप लेता है कि मार्केट में अभी सतर्क रहने की जरूरत है। और उसका पिक्चर आपको रियल एस्टेट में दिख रहा है। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में, यहां पर भी गिरावट दिख रही है। ये पूरा डिमांड से कनेक्शन वाला सेक्टर है। और देखिए डिक्सन देखिए, वॉलपुर देखिए, कल्याण ज्वेलर्स देखिए, हैवेल्स देखिए, यहां पर लगातार गिरावट दिख रही है। और डिक्सन में तो एक डाउन ट्रेंड जैसा शुरू हो चुका है और 11,200 तक फिसलकर अभी आ चुका है। एक बड़ी तेजी इसने दिखाई थी पिछले कुछ समय में और वहां से अब देखिए अब ये मुनाफा वसूली दिख रही। वॉलपुल, कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर भी कल्याण ज्वेलर्स में भी हमने देखा था कि बिजनेस अपडेट के बाद अच्छी तेजी बनी थी, वो तेजी अब धीरे धीरे गायब होती दिख रही है। हैवेल्स में भी 2% की गिरावट दिख रही है। कुछ नतीजे वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से शुरुआत करते हैं, जहां पे तीसरी तिमाही के अच्छे नतीजे आए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में अच्छी मजबूती दिख रही है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नतीजे अभी आने बाकी है, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स, ओरिएंटल होटल्स 4.5% ऊपर है अच्छे नतीजों के बाद, और आईसीआईसीआई प्रू, हम पहले ही बाजार में आपको कह रहे हैं कि यहां से अगर बाजार को या किसी स्टॉक को चलना है तो अर्निंग्स पर फोकस करें। जिनके अर्निंग्स अच्छे आएंगे,
सुपर से ऊपर आएंगे, बेहतर नतीजे आएंगे, वही बाजार में वही एक्शन दिखाएगा और वो चर्निंग पूरी देखने को मिल सकती है। तो ये नतीजों वाले स्टॉक्स है। कुछ और स्टॉक्स की लिस्ट में कल्पतरू की मैं बात कर रहा हूँ, कल्पतरू लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, और ये 357 के ऊपर है, 5% की जोरदार तेजी, क्योंकि जो बिजनेस अपडेट्स है बाजार के लिए हालांकि मिले जुले थे, उसके बाद भी बाजार ने कलेक्शंस के जो नंबर थे वो पसंद किया, हालांकि प्री सेल्स के जो नंबर थे वो कमी दिखी है, सेक्टर पर दबाव है, उसके बावजूद ये शेयर चल रहा है, बाजार को ये पॉजिटिव लग रहा है। ओमेक्स देखिए, लुधियाना में 500 करोड़ का निवेश कंपनी करेगी और इस खबर के दम पर 16% की जोरदार तेजी ओमेक्स के शेयर में दिख रही है, तो एक अच्छा अपडेट कंपनी की तरफ से। टीवीएस सप्लाई चेन पॉजिटिव खबर है, डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल से 3 साल का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वेयर हाउस ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस दम पर टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में अच्छी तेजी बन रही है। तो ये कैसा स्टॉक है, टीवीएस सप्लाई चेन की मैं बात कर रहा हूं, एक स्टॉक एक बार फिर से वो भी दिखा दीजिए, यहां पर अच्छी तेजी बनी है 2% से ज्यादा की। इटर्नल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट दमदार रिपोर्ट है, एचएसबीसी गोल्डमैन सैक्स ने 350 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए हैं और आज 2.5% ऊपर है और यहां से करीब करीब 60 रुपए ऊपर के टारगेट यहां पर दिए हैं इन दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ने। कैनरा एसएसबीसी लाइफ लॉक इन पीरियड 4% का लॉक इन पीरियड यहां पे खत्म हुआ है और उसके बावजूद यहां पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुए और एक और स्टॉक है जहां पर आपको यहां पर नज़र रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास, हमने काफ़ी लंबी लिस्ट बता दी है, अभिषेक तैयार है बाजार के पूरे एक्शन को बताने के लिए कि बाजार क्यों दिन के ऊपरी स्तरों से फिसला है, क्यों बाजार में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और साथ साथ इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो कौन कौन से की लेवल्स है जिनको आपको नोट करना है। एक्सपायरी का हफ्ता भी है निफ्टी के लिए और आगे आने वाले अगले हफ्ते के लिए किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये भी अभिषेक आपको बता देंगे। अभिषेक बताइए, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है आज? विश्वमोहन, अगर आपको याद हो तो कल हमने साफ साफ कहा था कि सर्जियो गोर के बयान को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये जो उछाल है इस पर बिकवाली करनी चाहिए। और आज देखिए बाजार फिर से रिवर्स हो रहा है, हालांकि बाजार ने हायर हाई और हायर लो आज के सेशन में बनाया है, लेकिन ये बताने से पहले कि करना क्या है आपको पहले ये बता देते हैं दर्शकों को कि आज बाजार में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है। देखिए साफ तौर पर बाजार में जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी है और निफ्टी में कल हमने देखा कि जो तेजी आई है लोअर लेवल से तो मुनाफा वसूली भी ऊपरी स्तरों पर लोग करते हुए दिखाई दिए हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। सर्जियो गोर ने तो कह दिया कि ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या किसी ने भारतीय पक्ष की तरफ से कोई इस पर अपडेट आते हुए देखा है? शायद नहीं, अभी भी उसको लेकर किसी रिस्पॉन्स का इंतजार है। तो एक चीज ये है, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, कल कैश में 3638 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं एफआईज ने और 6 सत्र से लगातार वो बेच रहे हैं। ट्रंप की जो धमकियां हैं वो लगातार जारी हैं। अब उन्होंने उन देशों को धमकी दी है जो ईरान से व्यापार करते हैं और उन्होंने कहा कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ वो इमीडिएट इफेक्ट से लगाएंगे, तो उसको लेकर बाजार में थोड़ा सा डर तो है। हालांकि भारत की जो इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट पर उसको एग्जम्पशन मिला है 6 महीने का, लेकिन बाकी चीजें हैं, हालांकि व्यापार हमारा कम है लेकिन फिर भी ये धमकी है, तो इसके चलते जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है फिर से एक बार थोड़ी सी वीक होती नजर आ रही है। बाकी आईटी के जो नतीजे आए हैं आप देखिए, टीसीएस के नंबर आए हैं और एचसीएल टेक के नंबर आए, कोई ज्यादा उत्साह नहीं आया उन नतीजों में और कोई सेक्टर को डायरेक्शन भी देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। टीसीएस थोड़ा सा ऊपर है और एचसीएल टेक को देखेंगे थोड़ा सा नीचे कारोबार कर रहा है, तो वो सेक्टर जो बड़ा वेटेज रखता है पूरी तरह से आज के सत्र में साइडवेज लग रहा है। और एक और बड़ी चीज जो थोड़ी सी परेशान करेगी वो ये कि क्रूड में लगातार हम 5 सत्र से तेजी देख रहे हैं और 5 सत्र में लगभग 7% के आसपास का उछाल हो गया है और $64 प्रति बैरल के आसपास के भाव हो गए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते बाजार में मूड खराब हो रहा है और जो कन्विक्शन लौटना चाहिए ट्रेडर्स का और निवेशकों का वो लौटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अब आते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज के सत्र में। देखिए कल हमने साफ कहा था कि आपको खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आप ऊपर के स्टॉप लॉस 25,800 900 लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं और आज आप देखिए बाजार गिर के आ गया है 25,650 के आसपास के। तो उस स्टांस को लेकर हम अभी भी कायम है। मुझे लगता है कि अगर मंदी की पोजीशन है तो आप 25,800 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड कीजिए। आज फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है 50 डीएमए के नीचे आके कारोबार कर रहा है और उसकी वजह यह कि रिलायंस हो गया, एलएनटी, एचयूएल, आईटीसी, ट्रेंट, ये जो शेयर हैं ये बाजार को हम देख रहे हैं कि परेशान करने का काम आज के सत्र में कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गिरावट है।
आपने कब देखा था कि L&T जैसा शेयर करीब 4% टूट जाए, रिलायंस में इस तरह से लगातार फॉल हो कि सस्टेन ही ना करे, बीच में छोटी छोटी सी बाइंग आई और फिर से फिजल आउट होगी। आज 2% रिलायंस फिर से गिर गया। आईटीसी आप देखेंगे कि पिछले 9 सेशन की बात करें तो 9 सेशन में लगभग 17% आईटीसी का शेयर टूट गया है। तो ये तो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। मेरा मानना है कि बाजार में अभी तेजी नहीं करनी है, अभी भी गिरावट का रिस्क है। अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो आप होल्ड कीजिए। और मेरा मानना है कि माहौल अब पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि आप देखिए कि 25,700 और 25,800 ये जब पार होगा ना, उसके बाद ही मुझे लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है और अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो 25,700 के कॉल में करीब करीब 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि 25,700 भी यहां पार करना ना बचा हुआ 17 बाजार के लिए थोड़ा टफ लग रहा है। 25,800, 25,900, मतलब 25,800 तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो जो इमीडिएट जो लेवल है, मेरा मानना है कि अगर वहां तक जाता भी है तो आप वहां पर अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं उस स्टॉप लॉस के साथ। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,600 की पुट में हम देख रहे हैं कि करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और हम पहले से भी आगाह कर रहे थे कि 25,700, 25,500, 25,200, इनफैक्ट 25,000 में अब धीरे धीरे करके पुट साइड में पोजीशन बन रही है। तो बाजार में अभी रिस्क है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। ये बाजार अभी बाय ऑन डिप्स का नहीं है। बैंक निफ्टी की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि रिलेटिवली बैंक निफ्टी का जो प्रदर्शन रहा है बेहतर रहा है और आज भी अगर आप देखेंगे एसबीआई हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, यहां से प्रदर्शन बेहतर निकल के आ रहा है और एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़ी सी स्थिरता के संकेत जरूर दिए हैं। तो अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो निफ्टी तो बिल्कुल नहीं, आप निफ्टी बैंक में चाहें तो वो पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो आगे जो नतीजे आएंगे भी ना, क्योंकि Q3 के जो अपडेट्स आए थे वो अच्छे आए थे बैंकिंग कंपनीज के, तो हम मान के चल रहे हैं कि नतीजे अच्छे आए थे। तो अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो निफ्टी बैंक एक वेल प्लेस्ड लग रहा है मुझे। यहां से आप 60,000 के टारगेट के लिए इस गिरावट का खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से, और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं। रुचित जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीएन संदेश पर। शुरुआत रुचित भाई आपसे करना चाहेंगे। बाजार में आज फिर से वही सिचुएशन, नीचे के लेवल टेस्ट हो रहे हैं, 25,600 के आसपास निफ्टी और निफ्टी बैंक 122 अंक नीचे, जो इंट्राडे में जो गेन्स थे उसको कंप्लीटली इरोड करके लाल निशान में। राय आपकी क्या होगी इंडेक्स को लेकर? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल अभिषेक जी, ये जो करेक्टिव फेज हम देख रहे हैं मार्केट्स में, इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते ही हो गई थी, जब इम्पोर्टेंट 50 दिन का मूविंग एवरेज ये इंडेक्स ने ब्रेक किया था। अक्टूबर महीने से ही हम देख रहे थे कि जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता था ये पूरे अप ट्रेंड में, तब 50 डेमा के आसपास आता था और मार्केट अपना अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाता था। लेकिन पिछले हफ्ते जो गुरुवार को ये इंडेक्स निफ्टी ने अपना 25,800 का लेवल ब्रेक किया, वो एक इनिशियल साइंस थे कि मार्केट सब शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फेज में आ चुका है। कल हमने डेफिनेटली पुल बैक मूव देखा, क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड थे 5 दिन लगातार सेलिंग के बाद। अब वो पुल बैक मूव आया और हायर लेवल्स पे हम आज फिर से वही 20 डेमा के आसपास ही 25,800 25,900 का जोन है, वही से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। सो जो पहले सपोर्ट था 25,800 से 900, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है और जहां पे पहले बाइंग आ रही थी अब वो सेलिंग आ रही है। सो ये क्लियरली इतने अच्छे साइंस नहीं है। और इम्पोर्टेंटली इसके साथ में अगर ब्रॉडर मार्केट्स में मार्केट ब्रेथ देखे तो कंसिस्टेंटली मार्केट ब्रेथ काफी खराब रही है। मार्केट ब्रेथ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नो सिलेक्टिव स्टॉक्स में करेक्शन है और ओवरऑल सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक क्योंकि ओवरऑल सेलिंग दिख रही है, सो हमें लग रहा है कि मार्केट्स फिलहाल प्रेशर में रहेगा और 25,400 25,450 नो ये लेवल्स है जो थोड़े नियर टर्म में टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक कोई मार्केट्स में फिर से ट्रेंड रिवर्सल का साइंस नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा कॉशियसनेस रखना ही आई थिंक समझदारी रहेगी। ये लेवल्स आप ध्यान रखिए और बाजार में अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि माहौल अभी भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है और यहाँ पे रिजल्ट सीजन ही एक ऐसा ट्रिगर है, अच्छे रिजल्ट्स के दम पर ही बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं, रुचित जैन हैं। गुड आफ्टरनून आप दोनों मेहमानों को। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए आपकी तरफ से क्या क्लोजिंग ट्रेड्स हैं आज? जी मार्केट में गिरावट को देखते हुए एक ही ट्रेड रहेगा, वो भी लॉन्ग साइड का है। तो मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है,
और अभी भी जो उसके प्राइजेस है ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो इस लंबी गिरावट में भी एक स्टॉक में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। सो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन को 5950 के आसपास, 40 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे टारगेट हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 6200। और बाय करते समय हमें स्टॉप लॉस आज के लो का ही रखना है, जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 5770 का। सो ये एक ट्रेड रहेगा हमारी तरफ से। नवीन फ्लोरिन एक ही ट्रेड है अभी क्लोजिंग ट्रेड्स में, लक्ष्मीकांत जी? अभी एक ही ट्रेड है, तो बाइंग के लिए इसी को रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ट्रेड भी सही नहीं है। जहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा हो, एक ही ट्रेड हो, बेहतर हो, कॉल अच्छे हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, और जो देखने वाले हैं उनके पैसे बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। रुचि जी, आप बताइए आपके तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? क्लोजिंग ट्रेड्स में एक बाय और एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। बाय साइड में ऑयल इंडिया में खरीदारी की सलाह है। सो सिंपल आप देखेंगे तो जो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस है कि रिसेंटली जो क्रूड ऑयल प्राइस में निचले स्तरों से उपमूव आया है, उसके वजह से हम ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, जिन पे एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, उनमें आज अच्छी बाइंग देख रहे हैं। आज के सेशन में अगर ऑयल इंडिया में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाइस के ब्रेकआउट आए हैं, और आज के मेनली वॉल्यूम्स देखें तो जो डेली एवरेज बेसिस पे वॉल्यूम्स होते थे, वो एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट है। सो हमें ये एक अच्छे ट्रेंडेड अप मूव लग रहा है कि ऑयल इंडिया में यहाँ से रहेगा। 425 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी 480 के टारगेट के लिए। और एक कॉल शॉर्ट साइड में रहेगा, वो बंधन बैंक के फ्यूचर्स में। सो आइडियली एक वीकनेस को शॉर्ट करने की सलाह है कि जो मार्केट जब ऊपर जा रहा था, जब हमने तेजी का मार्केट देखा था, वो तभी भी ये स्टॉक में पॉजिटिव साइड पार्टिसिपेशन नहीं था। तो जो स्टॉक तेजी के समय में भी अगर स्टॉक का भाव ऊपर नहीं जा रहा है, और मंदी के समय में वहां पे स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, तो क्लियर वो एक अंडर परफॉर्मेंस है, और वो अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रह सकती है। सो बंधन बैंक में यहाँ पे फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। 145 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, 134 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बंधन बैंक यहाँ पर सेल करने की सलाह और ऑयल इंडिया यहाँ पे बाई करने की सलाह, दो यहाँ पर ट्रेड रुचि की तरफ से भी आ गए। इस बीच में देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आ गए हैं। वो नतीजे नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुनाफा बैंक का 1407 करोड़ से बढ़कर 1779 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ग्रॉस एनपीए इस दौरान घटा है। तो नतीजे ठीक दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार दिख रहा है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों कम हुए हैं और मुनाफे में ग्रोथ दिखी है। अब ग्रॉस एनपीए 1.72% से घटकर 1.6% और नेट एनपीए 0.18% से घटकर 0.15%। तो तिमाही आधार पर यहाँ पर एसेट क्वालिटी में सुधार दिख रहा है, वहीं मुनाफे में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं और 1.5% के आसपास की तेजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पर दिख रही है। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, आप बताइए आपकी राय क्या है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को ही इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक थ्रू दिया था, और एक बार ये जो रेजिस्टेंस है 61 के आसपास जो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ये रिटेस्ट कर चुका है, जिसका हमें दिसंबर मंथ में ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो अभी लगता है कि अब ये जो पहले का जो रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा महाराष्ट्र बैंक में, और जब तक ये 61 के ऊपर रहता है तब तक अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फर्दर जो अपसाइड का मोमेंटम है हमें लगता है वो 66 के ऊपर आएगा। 66 के ऊपर सस्टेन होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से 72 तक के लेवल्स महाराष्ट्र बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर ये भी हो गया। 1% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा जैसे ये नतीजे आए हैं। हमने थोड़ा अपटिक देखा है शेयर में, और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, मुनाफा भी बैंक का बढ़ा है। और अगर आप फंडामेंटली देखेंगे ना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक वेल प्लेस्ड है। जितने भी छोटे साइज के बैंक हैं उसमें सबसे बेहतर अगर आपको कोई बैंक नजर आएगा तो वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आगे कोशिश करेंगे कि इस पर फंडामेंटल व्यू भी लें। फिलहाल 65 रुपीज़ के आसपास के प्राइसेस हम देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर के। लेकिन आज जो बाजार में जो फॉल आया और ऊपरी स्तरों से जो शार्प जो सेलिंग आई है, उसके पीछे की वजह ये रही कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनसे निवेशक किनारा करते हुए आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। आप एक बार लेके आइए शेयर। आप देखिए कि रिलायंस नीचे है, एल&टी के शेयर में हम भारी बिकवाली दिख रहे हैं। ट्रेंट का शेयर करीब 4% नीचे, मारुति सुजुकी में प्रॉब्लम है, कंजम्पशन में एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये तमाम शेयर आज के सत्र में आपको टूटते हुए दिखाई दिए हैं। रिलायंस
1450 रुपए के नीचे ऐसा लगा कि नहीं थोड़ी सी राहत आ जाएगी, लेकिन रिलायंस में ये जो प्रॉब्लम है ना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस को लेकर रुचि जी आपसे व्यू चाहिए। 1450 के नीचे यानी 1611 से गिरते गिरते अब ये शेयर आ गया है 1450 के भी नीचे। राय आपकी, क्या रिलायंस अभी और गिरेगा? क्या जिनको वैल्यू बाइंग करनी है थोड़ा और इंतजार कर ले रिलायंस में? आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अब ये करेक्शन के बाद आया है, क्योंकि अब ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ईएमए के आसपास आया है, जो 1440 1430 के आसपास है। सो यूजुअली जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स रहते हैं उनमें ये 200 ईएमए टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन काफी क्रूशियल रहेगा ये देखने के लिए कि वेदर ये 200 ईएमए से फिर रिवर्सल के साइंस बताता है, बाउंस बैक दिखाता है, तो फिर उसके बाद में आप ये स्टॉक में खरीदारी के कॉन्ट्रा ट्रेड्स ले सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट्स मोमेंटम काफी खराब है, सो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रखें और नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अपने 200 ईएमए के आसपास क्या करता है उसके बाद डिसीजन ले। रिलायंस को लेकर ये व्यू देखिए, रिलायंस को लेकर जब पहली बार जो खबर आई थी ना तो हमने आपको फ्लैग किया था कि इसमें गिरावट बढ़ सकती है और इनके जीआरएम्स वगैरह अगर कंप्रेस होते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हिट आएगा। हुआ ये था कि आपको याद होगा कि ब्लूमबर्ग ने केपलर के हवाले से एक खबर दी थी और ये कहा था कि 3 वेसल आ रहे हैं रशिया से और उसका रिलायंस ने खंडन किया था। अब पिछले साल जो जामनगर इनकी रिफाइनरी है उसमें 50% इन्होंने जो क्रूड प्रोसेस किया वो रूस वाला ही क्रूड था, यूराल क्रूड, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है। 19 से $25 के आसपास के डिस्काउंट्स होते हैं उस क्रूड पर। और अगर मान लीजिए वो रुक गया, बाकी क्रूड अगर ब्रेंट खरीदना है क्योंकि ब्रेंट में हम अपटिक देख रहे हैं, तो फिर इनके लिए फिर वो एक गंभीर चिंता हो जाती है। तो ये कच्चे तेल का बढ़ना और रूस से सप्लाई का रुकना ये डबल वैमी है रिलायंस के लिए और इसके चलते शेयर में हम लगातार पिटाई देख रहे हैं। एक राय जरा आईटीसी के शेयर पर आपसे लक्ष्मीकांत जी चाहिए, चूंकि बड़े शेयर आज गिर रहे हैं तो बड़े शेयरों पर पहले व्यू लेना जरूरी है। आईटीसी में फ्री फॉल हम रुकते हुए देख नहीं रहे, लगातार प्रेशर है और हम देखें कि देखिए 334 रुपए पर ये शेयर आ गया है। तो टैक्सेशन बढ़ने का जो डर था ना अभी तक वो दूर नहीं हुआ। हालांकि कहा तो ये जाता है ना कि नहीं सिगरेट वगैरह पर आप कितना भी टैक्स बढ़ाइए कुछ होता नहीं है, लेकिन ये प्राइस में तुम देख रहे हैं 334। पिछले अगर हम 9 सेशन की बात करें लगभग 17-18% के आसपास की गिरावट आ गई है। आईटीसी रुकेगा या फिर और गिरेगा? ये देखिए 3 दिनों से तो हमें एक लंबी गिरावट देखने को मिल रही है आईटीसी के शेयर्स में और अभी तक ऐसे कोई रुझान नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां से कोई रिवर्सल पैटर्न अभी डेली के चार्ट्स पे देखने को मिल पा रहा है। हालांकि कल के सेशंस में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट आज भी वो जो उसके कल के जो लोअर लेवल से उसके नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर इसमें बन सकता है और भी फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो 305 310 के आसपास है वहां तक फिसल सकता है। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अब ढेर सारे शेयरों की लिस्ट आज है, हालांकि गिरावट की तरफ ज्यादा है। स्मॉल कैप ने भी अपने जो गेन्स थे लगभग 1% के आसपास के इंट्राडे में वो सरेंडर कर दी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स भी आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एल&टी इस वक्त टॉप लूजर है 4% के आसपास की फॉल के साथ और पिछले अगर आप 4 सेशन में देखेंगे तो एल&टी की गिरावट हो गई है 7 से 8% के आसपास की। क्यों गिरा एल&टी, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च बताएंगे आपको। आप बन रहिए हमारे साथ। अपने एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा कर रही थी। अब इस 10 मिनट की डिलीवरी वाले एडवर्टाइजमेंट को हटाने का निर्देश सरकार की तरफ से किया गया है। यानी क्विक कॉमर्स कंपनियों में के 10 मिनट की डिलीवरी के दावों पर सरकार का रुख अब काफ़ी कड़ा हो गया है और उन्होंने इस दावे को अब खत्म करने का आदेश दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगा दी है और इटर्नल देखिए एक दमदार तेजी दिख रही थी, वो तेजी धीरे धीरे कम हो रही है। चार्ट के जरिए आप देखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि शुरुआती तेजी इटर्नल की कम हुई है। लेकिन एक खबर
ऐसे जो गिग वर्कर्स का लगातार ये विरोध चल रहा था और दिसंबर में ही हमने देखा था कि नए साल में से पहले उन्होंने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, जिससे लाखों वर्कर्स ने इस मॉडल को बंद करने की सरकार से मांग की थी। और उसके बाद सरकार का ये फैसला आया है। सरकार ने ये भी कहा है कि इससे गिग वर्कर्स पर दबाव बढ़ता है, सड़क दुर्घटनाएं का खतरा बढ़ जाती है। तो ये तमाम चिंताएं थी और उसके बाद अब गिग वर्कर्स के बाद सरकार का भी ये फैसला आ चुका है। अभिषेक के पास कुछ और जानकारी है, चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, 10 मिनट डिलीवरी अनुचित था, आपको लग रहा है कि ये बहुत अनावश्यक दबाव गिग वर्कर्स पे थे, इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? विश्व, देखिए बिल्कुल ही अनुचित था और इसकी कोई सीमा नहीं है ना कि आपको डिलीवरी कितनी देर में चाहिए। 10 मिनट मतलब बहुत ही स्टिफ टाइमलाइन। हालांकि ये जो कंपनीज हैं, स्विगी हो गई, जोमेटो हो गया, इनका ये तर्क रहा है कि हमारे जो डार्क स्टोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। इनकी तरफ से बहुत ही इस तरह के बयान भी आए थे कि इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता है, लेकिन सरकार ने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है और इस पर हम कैसे देख रहे हैं कि रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन ये खबर हर जगह पर है। आपको याद होगा कि दिसंबर में हमने देखा था कि तेलंगाना में जो यूनियन है उनकी अगुवाई में देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था और इनकी यही वजहें भी थी कि 10 मिनट की डिलीवरी हटाई जाए, हमारे सोशल वेलफेयर पर, हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर को लेकर काम किया जाए, जो भी मूलभूत सुविधाएं उसके बारे में कंपनियां विचार करें, क्योंकि कंपनीज पैसे बना रही हैं, हमारी स्थिति वही की वही है। एक देखिए कुछ दिनों पहले एक एनालिसिस भी हो रहा था कि आम जो गिग वर्कर होते हैं, गिग वर्कर में कौन आते हैं? देखिए डिलीवरी बॉय आते हैं, कैब ड्राइवर आते हैं और जो फ्रीलांसर उनके होते हैं, ये गिग वर्कर के कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी जो महीने की जो टोटल कमाई औसतन जो बैठ रही थी और लगभग 16,500 रुपए के आसपास हो रही थी। तो आप ये सोचिए कि ऑलरेडी काफी दिक्कतों का सामना करते हैं अपने जीवन यापन में, और उसके बाद अगर ये इस तरह की चैलेंजेस अगर फेस करें, क्योंकि हार्श वेदर कंडीशन हो, आप भी जहां पर रहते हैं, मैं भी जहां पर रहता हूं, हम देखते हैं कि रात रात इतनी दिल्ली में इतनी कड़ी ठंड पड़ रही है, रात को 12-12 बजे उनको डिलीवरी करनी पड़ती है। तो ये तमाम चीजें थी और इस पर सरकार का ये डिसीजन आ रहा है कि कम से कम 10 मिनट के डिलीवरी को बंद किया जाए। आपको याद होगा कि जो नए लेबर लॉज आए थे उसमें भी सरकार ने कहा था कि जो कंपनीज हैं, जितने भी ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में जो काम कर रही हैं, अपने टोटल टर्नओवर का 2% इनके कल्याण पर खर्च करें। तो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई थी कि आखिर क्या होगा अब इन कंपनीज के मार्जिन का, इन कंपनीज के प्रॉफिट का। इस पर जरा और बातचीत करते हैं, हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट आ रहा है इस खबर को लेकर? इसको लगातार उठाया जा रहा था, इस मुद्दे को उठाया जा रहा था कि 10 मिनट की जो डिलीवरी है ये गिग वर्कर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार वो ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं। इस चीज़ को लेकर लगातार कंसर्न्स उठाए जा रहे थे और अब फाइनली जो खबर आ रही है सोर्सेज के थ्रू, वो ये आ रही है कि जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कन्विंस कर लिया है सारी जो ये ई कॉमर्स कंपनीज है उनको कन्विंस कर लिया है इस चीज़ के लिए कि वो 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगाएं। और ब्लिंकिट ने, ऐसी खबर आ रही है कि ब्लिंकिट ने इस चीज़ पर फाइनली एक्ट कर दिया और 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को उन्होंने फिलहाल के लिए रोक दिया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर हम डिलीवर करेंगे। तो ये चीज़ है। एक मीटिंग की गई थी जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं उन मनसुख मांडविया, उनके और जो लिस्टेड कंपनीज भी हैं, स्विगी और जोमेटो, इटर्नल जो लिस्टेड कंपनी है जिसकी आम है ब्लिंकिट, इन सारी कंपनियों के बीच में एक मीटिंग भी की गई थी। जेप्टो जैसी कंपनियां, सारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि ये 10 मिनट की डिलीवरी को फिलहाल के लिए रोका जाए। अब ये कदम कैसा होगा कंपनियों के लिए, ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस पे ऐसा कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये आगे जाके देखना होगा कि ये क्या इम्पैक्ट इस पे, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट इस पे पड़ने वाला है। जो बाकी एग्रीगेटर्स हैं ब्लिंकिट के अलावा, जो बाकी एग्रीगेटर्स, विकास क्या असर होगा जरा ये? बिल्कुल विकास, क्या असर होगा जरा इसको हम समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं अविनाश गोरक्षकर, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश जी, लंबे समय से डिमांड थी और जो भी संवेदनशील लोग हैं वो ये कह रहे थे, सोशल मीडिया पर भी कह रहे थे कि नहीं, ये 10 मिनट का जो टाइमलाइन है ना, ये जान से खिलवाड़ करने जैसा है। बहुत सारे दुर्घटनाओं की ऐसी तस्वीरें भी आई। आप जरा ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और कंपनीज के लिए ये किस तरह से, उनके फाइनेंशियल्स को क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा? अभिषेक, देखिए, मुझे लगता है कि ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो कंसेप्ट है वो अभी सारी चीजों में आ गया है और कस्टमर भी चाहता है कि जल्द से जल्द उसको प्रोडक्ट मिले। बट डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट ने सोच समझ के कदम लिया है, क्योंकि जो ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यूज है, जो रिस्क रिलेटेड इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि
ये जो गिग वर्कर्स थे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आई मीन डेफिनेटली कंपनीज के लिए अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो कंजम्पशन ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स में है और जो रोजमर्रा के जो चीजें एटलीस्ट मेट्रोज और सिटीज में लोग ऑर्डर करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली 10 मिनट की अगर डिलीवरी 20 मिनट 25 मिनट होती है, तो ये तो इनका एक प्रोडक्ट यूएसपी हुआ करता था कि जितना जल्दी आप चाहो उतना प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो बेनिफिट, आई मीन मेरे ख्याल से बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली इसका असर आपको स्विगी, जोमेटो, उसके बाद बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स पे देखने को जरूर मिलेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो बहुत अच्छा डिसीजन मिनिस्टर साहब ने लिया है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बिजनेस निकल भी सकता है। आई मीन थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में भी एक हिट शायद 1-2 क्वार्टर्स कंपनीज को देखने को मिले, जब तक पूरी तरह से ये साइकिल वापस रीएस्टैब्लिश नहीं हो। तो डेफिनेटली कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, और ये होने ही वाला था, लेकिन इतना जल्दी होगा इतनी उम्मीद नहीं थी। बट डेफिनेटली आई थिंक ये आपको अगले क्वार्टर से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अविनाश सर, मैं तो देखिए हमेशा से ही इसके खिलाफ था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये अब ये रूल ही बन जाए और सरकार इस पर रोक ही लगा दे, तब तो सबके लिए एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। फिर सर कैसे इम्पैक्ट हो गए कंपनीज के रेवेन्यूज वगैरह? नहीं, जब तक पूरी तरह से मेरे ख्याल से लोगों की आदतें चेंज नहीं होती। देखिए अभिषेक जी, यंग जनरेशन ऐसा है कि इनको हम कहते हैं ना कि इमीडिएटली आज सोचा और अगले मिनट में कुछ मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब नॉर्मल सी होगी, जब सभी लोगों को पता होगा कि सारे प्लेयर्स का ये 10 मिनट का जो डिलीवरी टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आई थिंक देन थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। बट एटलीस्ट एक छोटा झटका तो लगेगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक जो इम्पल्सिव बाइंग होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से काफी ऐसे लोग हैं जो रात को 12 बजे भी कुछ ऑर्डर करते हैं, इमीडिएटली घर पे 10 मिनट में डिलीवरी आती है। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं इनके लिए तो दिक्कत रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इम्पल्सिव बाइंग में इफेक्ट आएगा। नॉर्मल साइकिल जब शुरू होगा, हो सकता है शायद 3-4 महीने में थिंग्स में सेटल डाउन, उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि लोग ऑर्डर करना बंद करेंगे, बट जो उनका एक्साइटमेंट था कि 10 मिनट में मुझे मिलेगा, वो शायद अभी उनको ऑब्वियसली दे विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए, ये 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगाती हुई सरकार, और ये बड़ा कदम जो है कहीं ना कहीं उठाया गया है सरकार के द्वारा। और जी हाँ, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं स्विगी और जोमेटो, इसका असर जो है ज़रूर आता हुआ दिख सकता है। पर चलिए, हमारे साथ और जानकारी के लिए अब हमारी संवाददाता करिश्मा सिंह जुड़ चुकी हैं। आइए उनके पास चलते और समझते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है और क्या कुछ कदम जो है उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। करिश्मा, बताइए। जी बिल्कुल, लेबर मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, उन्होंने मीटिंग की थी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमेटो के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो 10 मिनट में गिग वर्कर्स सर्विस देकर जाते हैं, सामान डिलीवर करके जाते हैं, वो 10 मिनट का जो डेडलाइन है वो हटाया जाएगा। ब्लिंकिट ने ये मान भी लिया है। ब्लिंकिट ने अपने ऐप से ये ब्रांडिंग भी हटा दी है। पहले उनकी ब्रांडिंग थी कि हम 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 10 मिनट में आपके घर पहुंचा देंगे। अब उन्होंने उसको चेंज करके कर दिया है कि 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हम आपके घर पर आपको दे कर जाएंगे। 10 मिनट की ब्रांडिंग कहीं भी नहीं है। जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो की जहां तक बात है, उम्मीद की जा रही है कि वो भी आने वाले दिनों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टोर्स के ऊपर, अपने एप्स के ऊपर। और लेबर मिनिस्ट्री सोर्सेज का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि गिग वर्कर्स के जो काम करने के तरीके हैं, काम करने के जो हालात हैं, वो बेहतर किए जाएं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो मिली जाए। क्योंकि 10 मिनट की डिलीवरी जो ये ऐप एग्रीगेटर्स का कहना था कि उनको नहीं बताया जाता है कि ये 10 मिनट में ही डिलीवर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज आपके पास 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट में आ रही थी। तो उससे जो प्रेशर था वो भी ईज करने की जो कोशिश है वो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने की है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि और कितने दिन लगते हैं बाकी एप्स को, जैसे ज़ेप्टो हैं, जोमेटो हो गए, उनको कितना टाइम लगता है ये सब चीजें वापस लाने में और ब्रांडिंग हटाने में, कि अब 10 मिनट में जो है वो डिलीवरी नहीं होगी। अब तक लेबर मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हिसाब से सिर्फ ब्लिंकिट है जिसने ये माना है और अपने ऐप से ये ब्रांडिंग भी हटा दी है।
शुक्रिया करिश्मा, ये पूरी जानकारी देने के लिए कि यहाँ पर सरकार का एक बड़ा कदम और साथ ही कंपनीज ने क्या कुछ फिलहाल कदम उठाए हैं और ये पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर देखिए, कई समय से ये जो पूरा मुद्दा था, किस तरीके से गिग वर्कर्स काम करते हैं, हमें अपनी सर्विसेज देते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और साथ ही एटर्नल के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और साथ ही कुछ मिनिस्टर्स के बीच में भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि किस तरीके से जो है उनके बीच में बातचीत हुई, कई सारे पोस्ट शेयर हुए। और कल अगर हम देखें तो भी जो है पहले दीपेंद्र गोयल और उसके बाद संजीव बिखचंदानी के भी कमेंट्स आते हुए दिखे कि क्या कुछ कंपनीज करती हैं गिग वर्कर्स के लिए और क्या कुछ सरकार को करना चाहिए। और उसके बाद देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला हमने आते हुए देखा। तो चलिए, एक वेलकम मूव है। अब देखते हैं कि अब रिजल्ट्स के दौरान कंपनीज इस पर क्या बोलती हैं, क्या है उनका कहना, किस तरीके से वो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स जो हैं उसको ट्वीक करेंगी आगे चल के। ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा देखना। पर चलिए, बजट का काउंटडाउन जारी है। आज सुबह हम चर्चा कर ही रहे थे कि अन्य सेक्टर से क्या कुछ उम्मीदें हैं, पर अब जो है फोकस करते हैं आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें लगा के चलनी चाहिए, क्या कुछ सरकार जो है कदम उठा सकती है या बड़े ऐलान कर सकती है आईटी सेक्टर के लिए, ये सब कुछ समझते हैं। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ सेंट्रम इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आईटी सेक्टर हाल फिलहाल काफ़ी सुर्खियों में तो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर हो या फिर एआई को लेकर। बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए पीयूष जी? सरकार का फोकस इस सेक्टर पे कैसे रह सकता है? क्या कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद करें? वैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एआई को लेकर कोई इंसेंटिव प्लान अनाउंस कर सकती है ताकि कैसे एआई को डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। और इससे क्या है कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी वो मतलब नया बिजनेस ड्राइव कर सकता है। प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया और दूसरा है कि डिजिटल इंडिया को लेकर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है उसको भी गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सकती है। तो ब्रॉडली इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट डिजिटल इंडिया को लेकर, एआई को लेकर बहुत से प्रोग्राम्स के लिए बजट इंक्रीज हो सकता है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एआई मिशन इंडिया अपने तरफ से चला सकता है, ऐसी कौन सी कंपनीज आपको लग रहा है जो आने वाले समय में इस प्रोग्राम की बेनिफिशियरी हो सकती है, जहां पर फोकस करना चाहिए? आज से बड़ी कंपनियां लाइक से इंफोसिस, टीसीएस और लाइक से विप्रो, मतलब वो लोग बेटर प्लेस्ड है और वो इनफैक्ट गवर्नमेंट को उसके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में हेल्प भी कर सकते हैं। और उनके पास वो बैंडविड्थ और वो स्किल सेट है जिसको वो डिप्लॉय करके मतलब वो बिजनेस अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो बेटर है, बड़ी कंपनियां जिन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया हुआ अभी तक है। और मुझे लगता है कि इस बजट में सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट एआई को लेकर कुछ रोड मैप प्लान करने वाली है। सर, क्लाउड इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, डेटा सेंटर्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं और साथ ही स्किल डेवलपमेंट, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा और कहा जा रहा है कि इसको लेकर आवंटन भी सरकार बढ़ा सकती है और डिमांड भी रही है। अगर इसको बैकग्राउंड में रखते हुए आपको क्या लग रहा है, कौन सी कंपनीज यहाँ पर फोकस करनी चाहिए, किस साइज के, अगर कुछ नाम भी अगर आप वहाँ पर सुझाव दे सकते हैं? आज से एक डेटा सेंटर्स की कंपनीज भी है जिसमें काफी फोकस रहा है कुछ लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में। और डेटा सेंटर्स में अभी न्यूज भी आया था कि टीसीएस भी एक 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगाने वाली है। उसके अलावा कंपनी लाइक से मैं बोलूँगा कि उनको ऐसे ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनी लाइक से E2E नेटवर्क्स या फिर नेटवेब और भी काफी कंपनियां जो डेटा सेक्टर में काम करती है। प्लस अभी इंडिया में ये भी हो गया है कि कैसे करंट जो वर्कफोर्स है उसको कैसे एआई में फिर से रिट्रेन किया जाए, मतलब जो लोग लेगेसी टेक में थे उनको एआई में रिट्रेन किया जाए। तो इस पर भी गवर्नमेंट का कुछ रोड मैप होगा, कैसे इंडिया में एआई स्किल्स जो है वो जो टेक्निकल स्किल्स है कैसे वो और भी एम्प्लॉइज में रैंप अप किया जाए। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि आईटी सेक्टर के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रह सकता है और जो इनसे जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको कैसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाजार पर वापस रुख करेंगे। बाजार की गिरावट बरकरार है, डे हाई से करीब
225 से 250 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक फिलहाल हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन डे हाई से जरूर नीचे आया है। यहाँ पर कहाँ पे आपके लिए और भी मौके हैं, बात होगी, फिर से चर्चा बढ़ाएंगे आगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 750 के लेवल को अब निफ्टी सरपास करता है स्पॉट पे, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। हालांकि अब समय कुछ 45 मिनट का ही बचा है ट्रेड को क्लोज होने के लिए आज का दिन, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग हो गया अगर 750 अब निकल जाता है तो हम एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी यहाँ पे एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे हम 25,600 के स्टॉप लॉस से ट्रेड को लॉन्ग साइड का रखेंगे। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम है, वहां पे काफी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। मेटल ये सेक्टर हमें पसंद आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश है, हम मान के चल रहे हैं जब तक हम 59,100 200 के नीचे नहीं जाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे और हम 59,700 800 की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। स्टॉक्स में 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं, दोनों लॉन्ग साइड के। पहला स्टॉक टाइटन, एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर और स्टॉक जिस तरीके से एक रेजिलेंस दिखा रहा है इस वोलेटिलिटी में भी, ये स्टॉक में पोटेंशियल है एक अच्छी अप मूव को कंटिन्यू करने का। बाइंग के टारगेट हम 4290 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 4185 का। दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस से और उसमें हिंडाल्को हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में भी एक ब्रीफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है। पूरा ही मेटल बास्केट अगर हम देखें तो एक अच्छे मोमेंटम में है। हिंडाल्को में अपसाइड के टारगेट 965 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 918 का। ठीक है, हिंडाल्को के लिए 965 के टारगेट, 918 रुपये का स्टॉप लॉस। और आज हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को निफ्टी में चौथा सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर है। 1.5% से ज़्यादा के गेंस आज के सत्र में थोड़े वीकनेस वाले माहौल में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेटल माइनिंग में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में आपको नजर आएगा। लेकिन क्रूड के भाव में जो उछाल आ रहा है, सीधे सीधे बेनिफिशियरी उसकी है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। ओएनजीसी आप देखिए निफ्टी का टॉप गेनर है, 3% के आसपास के गेंस हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि ऑयल इंडिया की बात करें तो 4% के गेंस के साथ ये है वायदा के टॉप गेनर में दूसरे नंबर पर, मणप्पुरम फाइनेंस के जस्ट नीचे। अविनाश जी, आपसे ना ओएनजीसी पर राय लेना चाहेंगे सर। एक थोड़ा स्लो मूवर है, एक रेंज में ही ये शेयर रहा है, लेकिन अगर हम खैर इस पर बेहतर एक और हम टेक्निकल राय भी लेंगे कि 230 रुपए के आसपास से बार बार ये बाउंस बैक करता है। एक मल्टीपल सपोर्ट थे वहां पर ओएनजीसी के लिए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक राय लक्ष्मीकांत जी से लेंगे। लेकिन आप जरा ये बताइए कि क्रूड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अपमूव ये जारी रहेगा ओएनजीसी में? क्या बाइंग करनी चाहिए और क्या किसी के पोर्टफोलियो में है तो पोर्टफोलियो में जगह देने वाला शेयर है क्या ये? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए अभी ये जो ईरान का मसला हो गया है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो भी ईरान से इंपोर्ट करेगा उसको 25% की ड्यूटी लगेगी। क्रूड ऑयल को लेके ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस 4-5% बढ़े हैं। अगर ये प्राइसेस और बढ़ते हैं तो ओएनजीसी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए ओएनजीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्रूड के प्राइस पे डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइसेस और तेज होते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अभी तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए मेरे ख्याल से। होपफुली अगर ये क्रूड और एक 4-5% बढ़ता है तो डेफिनेटली इस क्वार्टर में नहीं बट एटलीस्ट अगले क्वार्टर में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी ओएनजीसी की इंप्रूव होगी। हालांकि ये शेयर जैसे आपने कहा ये एक स्लो मूवर स्टॉक है, तो इसको ये जो क्रूड प्राइस का अगर ट्रिगर मिलता है तो इसमें आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये अभी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कितना क्रूड बढ़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी भी कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ईरान से क्रूड ना खरीदने का, ये अभी तक किसी ने कैलकुलेट किया नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी है जो ऑब्वियसली यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उनके लिए तो क्रूड रॉ मटेरियल है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अपस्ट्रीम कंपनीज अभी फिलहाल अच्छे पोजीशन में है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी भी अच्छे पोजीशन में है अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जी हाँ, ओएनजीसी ऐसी कंपनीज को फ़ायदा होगा। और सुबह भी हमने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से ओएनजीसी फिर से मूव दिखा रहा है और प्रदीप जी ने अपनी राय भी दी थी कि सेटअप बहुत अच्छा है। पर राजेश जी, आज इंट्राडे में ही ऐसे बाजार में भी आप देखिए अच्छे मूव्स आते हुए देखे हमने, बट टेक्निकली अभी भी आपको कैसे प्लेस लग रहा है ओएनजीसी?
तो ओएनजीसी में एक अच्छा मूव बना है, और अगर हम देखें तो ये स्टॉक में पिछले दिनों में जो एक गिरावट देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश करी, और आज जो मूव बना है, अभी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हो रहा है। हालांकि अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे अभी काफी हर्डल है स्टॉक को एक बड़े मूव के लिए रेडी होने के लिए। हमें लगता है इस अप मूव में 248, 255 ये इसके लिए दो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन रहेंगे। अगर ये 255 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मूव एक बड़े चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा, एंड देन स्टॉक में फिर हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है 275 टू 80 की तरफ भी। बट टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है जिन्होंने ट्रेड लिया है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 238, 248, 255 ये दो टारगेट हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिख सकते हैं। अभी भी सेटअप मजबूत है, पर 255 के ऊपर निकलता है तो सेटअप जो है वो अच्छा दिखेगा और ओएनजीसी पे आपके लिए आए। बट इस बीच देखिए मार्केट में रिकवरी जारी है, और अब निफ्टी बैंक जहां कुछ देर पहले लाल निशान में था वो तेजी के साथ 100 अंकों से ज्यादा की भी तेजी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी निचले स्तरों से जो है लगभग 100 अंक सुधरा है, और अभी भी फिलहाल 80 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे आप जरूर देखेंगे कि पर 25,700 के पार निकलता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50। और इस रिकवरी में थोड़ा बहुत श्रेय जो है वो एलएनटी ने भी दिया है, क्योंकि देखिए आज सुबह से ही एलएनटी में गिरावट थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि एक बड़े ऑर्डर के कैंसिलेशन की बात हो सकती है कुवैत से लेकर, जहां पर ये रिपोर्ट्स जरूर ये बता रही थी कि 8.7 बिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के टेंडर्स हैं। बट उसी पे कुछ ही मिनटों पहले जो है एलएनटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, और उन्होंने ये जरूर बोला है कि ये जो पूरी रिपोर्ट्स हैं इस पे जो है ऐसा कुछ भी कैंसिलेशन के बारे में उनको फिलहाल नहीं पता है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी उनकी कुवैत जैसे रीजन से नए प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी वहां पर वो उनकी ऑर्डर बुक का फिलहाल हिस्सा नहीं है। एलएनटी ने ये साफ बताया है कि फिलहाल उनकी ऑर्डर बुक में जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड थे कुवैत से वो ऑर्डर बुक का हिस्सा नहीं थे। 6.5 लाख से भी ज़्यादा की जो एलएनटी की ऑर्डर बुक का साइज था Q2 में वो अभी भी बरकरार है, और इस क्लैरिफिकेशन के बाद जो है कहीं ना कहीं 3.5% की तेज़ी जो है हम फिलहाल देख रहे हैं। राजेश जी, एक बार आपकी राय एलएनटी पर कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो सृष्टि जी देखिए, स्टॉक में एक डीप करेक्शन हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में, और स्टॉक लोअर साइड पे अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए देखने को मिला। लोअर साइड से अब एक रिकवरी तो बनी है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में जो आज लो बने थे वो नवंबर 2025 के लो थे, उसके आसपास से ही स्टॉक ने एक रिवर्सल का साइन यहाँ बनाया है। बट स्टिल जब तक 3,950 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है स्टॉक, अभी भी ट्रेंड तो वीकर साइड पे ही रहेगा। काफी शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बड़ा बनना है वो करीब 3950 के ऊपर बनेगा। रिकवरी जरूर बनी है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है, नियर टर्म चार्ट पे एक वीकनेस जरूर बनी है, लेकिन 3950 को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये पुल बैक का ट्रेड हमें लगता है फिर 4050, 4100 की तरफ भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है लोअर साइड पे, अब स्टॉप लॉस फॉलो जरूर करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, बट ये पुल बैक है, तो पुल बैक में स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 3860 का। अगर ये डिफेंड हो जाता है तो हो सकता है ये 3950 की तरफ अटेम्प्ट करता हुआ दिखे। राइट, तो चलिए एलएनटी में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आ रही है, और कुछ लेवल्स भी राजेश जी ने हाईलाइट किए। बट आज गिरावट की वजह क्या निकली है, और किस तरीके की खबर सामने आई है कि अभी भी रिकवरी तो है बट रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रही है। अभिषेक पूरी जानकारी इस पे जुटाए हुए हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ आज खबरें निकल कर आ रही थी एलएनटी की तरफ से, और क्या रहा क्लैरिफिकेशन में? सृष्टि, देखिए क्लैरिफिकेशन तो आपने बता दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही थी कि उनका टेंडर कैंसिल हुआ है, देखिए कुवैत में एक तरह से मीडिया हाउस है और MEED, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक डाइजेस्ट, उनके हवाले से ये खबर आई थी कि इनके करीब करीब 8.7 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट ऑयल प्रोजेक्ट टेंडर रद्द होने की खबरें हैं। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि कुवैत 5 बड़े अपस्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से बोलियां मंगा सकता है।
अब इस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन बाजार में आज हम देखने की मतलब थोड़ी नेगेटिविटी भी थी और उसमें एलएनटी का शेयर आज फिर से टूटा। तो 4 सत्र में जो गिरावट है लगभग 7% के आसपास की हो गई है। अब ये एलएनटी तो पहले से टूट रहा है, 4,000 रुपए, आज 3900 रुपए के नीचे हमने शेयर को जाते हुए देखा। तो इसकी वजह क्या, देखिए एक तो खबर ये आई थी कि भारत में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसमें चाइनीज कंपनीज के लिए दरवाजे खुलेंगे, इसको लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ा था। हालांकि सरकार की तरफ से उसको लेकर कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं। उसके चलते 4 सत्र से आप देखिए बीएचईएल, सीमेंस, कमिंस, ये सारे के सारे शेयर टूट रहे थे। हालांकि जो एलएनटी का एक्सपोजर है इन पावर कंपनीज के टेंडर में वो बहुत लिमिटेड है। सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी और सीएलएसए ने ये कहा था कि भारत में एनटीपीसी के टेंडर में ही कंपनी बिडिंग करती है, जिसमें कि जिसके लिए चाइनीज जो कंपनीज हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो राहत ही है। और सीएलएसए ने यह भी कहा था कि जो गिरावट आ रही है आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है एलएनटी में। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में भी जहां पर एलएनटी कंपीट भी करती है तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट ये बोली जीतती है, तो एलएनटी को लेकर ज्यादा चिंता वाली स्थिति नहीं है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो एलएनटी ने जो FY26 का जो गाइडेंस था ऑर्डर इनफ्लो को लेकर भरोसा जताया कि उससे 10% ज्यादा ही होगा FY26 में। सितंबर तिमाही तक कंपनी की ऑर्डर बुक 6.67 लाख करोड़ थी, जो कि प्रीवियस ईयर से हमने देखा था कि लगभग 30% का राइज था सितंबर क्वार्टर तक। सितंबर तिमाही में कंपनी को करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। कुल ऑर्डर में करीब 49% हिस्सा इंटरनेशनल ऑर्डर्स का है। तो पॉजिटिव चीजें हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और शेयर भी अच्छे से चला था। अभी हाल ही में 5 जनवरी को इस शेयर ने 4,195 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया था। हाल फिलहाल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जब नया साल शुरू हुआ ना, मतलब लगातार इनके लिए ऑर्डर फ्लो है। अभी सेल से इनके लिए ऑर्डर की खबर आई थी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट के लिए आज ही खबर आई थी 1,500 से 2,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर है। और आर्मी से भी इनको पिनाका सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए एक ऑर्डर मिला था। तो ऑर्डर इनफ्लो लगातार इंटेक्ट है। शेयर की चाल की बात करें तो अब ये लगातार जो गिर रहा है शेयर पिछले 4 सत्र से, तो लगभग महीने भर में 5% के नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 6 महीने में, साल भर में 11-12% की तेजी है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे, चूंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, तो लगभग 187% का उछाल एलएनटी के शेयर में है। तो एक दिग्गज कंपनी, सॉलिड ऑर्डर बुक, अच्छे अर्निंग्स, ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते सीएलएसए ने ये कहा था कि ये जो गिरावट आ रही है ये बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो चलिए ये ब्रोकरेजेस का व्यू भी आपको मिल गया है कि जो गिरावट आ रही है वो बाइंग की फिलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म इस पर ज़रूर भरोसा जता रहा है। और जी हाँ, और भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि एलएनटी के लिए पॉजिटिव आने वाले समय में साबित हो सकते हैं। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम उनकी BTST कॉल्स भी लेंगे। से करीब 35 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आईटीआई के शेयर में देखने को मिल रहा है। वहीं टीवीएस सप्लाई की बात करें तो कंपनी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 2 से 3% की तेज़ी दिख रही है। औसत से करीब 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कल्पतरू लिमिटेड की बात करें तो बिजनेस अपडेट आए हैं और कलेक्शन जो है वो 17% बढ़ा है। शेयर करीब 4 से 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू के नतीजों की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है 326 करोड़ से बढ़कर अब 390 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ ग्रॉस प्रीमियम आय की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस प्रीमियम आय जो है घटी है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो जो है वो 16.4% से बढ़कर अब 19.3% पहुंच गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं ओरिएंटल होटल्स की नतीजों की बात करें तो अच्छे नतीजे आए हैं। जो मुनाफा है वो 15 करोड़ से बढ़कर करीब 20 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 122 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ पहुंच गया है। वहीं एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज 2 से 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। एलएनटी का शेयर भी आज फोकस में बना हुआ है। कंपनी को ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में और ये जो ऑर्डर है वो पश्चिम बंगाल में केबल ब्रिज और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार के लिए ये ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज शेयर फोकस में बना हुआ है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो टीसीएस पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है। लक्ष्य 3650 से बढ़ाकर 3750 का कर दिया है। जो कंपनी के का मुनाफा था वो जो है कम रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 2028 के लिए जो वैल्यूएशन है वो इनको आकर्षक दिख रहे हैं, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है।
तो 3 बजे तक के ये मेजर अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये पूरा अपडेट आपने रख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। अब वो वापस से अपने आखिरी स्टॉक्स आईटी से बताए, तो आईटी पर ही एक चर्चा कर लेते हैं। जो जेफरीज की एक रिपोर्ट कह रही है कि जो नए लेबर कोड जो नवंबर से लागू हुए हैं, जिसमें 29 जो लेबर लॉज थे उसको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड में इसे बदल दिया गया है, उससे आईटी कंपनियों के मुनाफे पर दबाव दिख सकता है, और जो ये दबाव हो सकता है प्रॉफिट पे 10 से 20% तक इसका प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पीएफ, ये सब सारे कॉस्ट कंपनियों के लिए बढ़ने वाले हैं। ये एक चिंता है, और जो दिसंबर तिमाही पर भी इसका असर दिखेगा, इन नतीजों पर भी दिखेगा। राजेश जी, आपकी एक राय चाहिए आईटी सेक्टर को लेकर, क्या लग रहा है नए लेबर कोड से क्या असर दिख रहा है? आप क्या इनके अर्निंग्स पे, आने वाले अर्निंग्स पर भी असर दिख सकता है क्या? तो देखिए, आईटी एज अ सेक्टर अगर हम देखें तो अभी एक नीचे से लोअर साइड से तो अच्छी रिकवरी बनी थी निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें, और अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। वही बिहेवियर हमने देखा है कि सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी सेम बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं। ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम पिछले 3-4 हफ्तों का बिहेवियर देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही है। यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा रिकवरी का ट्रेड तो बनते हुए दिख सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और उसका ब्रेकआउट जो बनेगा वो करीब होगा 38,700 के आसपास इसका लेवल है, जो कि क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनेगा। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर निफ्टी आईटी में एक अच्छी चाल बनेगी 39,200 की तरफ। अभी यहाँ पे देखें तो 38,000 इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया, अगर ये नहीं टूटता है तो आईटी स्टॉक्स में एक मूवमेंट बन सकता है हायर साइड का। अगर हम देखें टीसीएस में जो रिएक्शन देखने को मिला अर्निंग्स के बाद लोअर साइड से, अगर हम देखें तो ये स्टॉक में ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। टीसीएस अर्निंग्स के बाद अगर अब 3240 को डिफेंड करता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3350 के आसपास। वहीं हम देखें तो टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में भी हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। 1630 1640 के लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक को फिर 1700 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे रिकवरी के साइन तो है। तो अभी थोड़ा हमें लगता है कुछ सिलेक्टेड स्टॉक जो कि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप डिस्प्ले कर रहे हैं, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये स्टॉक्स हमें लगता है कि बाय किए जा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा अपटिक हमें लगता है अर्निंग सीजन में इनमें बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, थोड़ा उछाल आ सकता है अर्निंग सीजन में। आईटी शेयरों को लेकर राजेश जी बुलिश हैं। तो जो आईटी की चर्चा चल रही है, तो आईटी की चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि टीसीएस के और एचसीएल टेक के नंबर तो आगे हैं। एक और दिग्गज कंपनी, दूसरे नंबर की कंपनी देश में, इन्फोसिस की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी कल Q3 के नतीजे आने वाले हैं। और एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरदेव सिंह हमारे साथ हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया सर। बस थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, एक बार जरा समझ लेते हैं कि कैसा अनुमान है इन्फोसिस को लेकर। हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हमारे साथ इन्फोसिस के प्रीव्यूज लेकर। आशीषा, क्या उम्मीदें हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स को लेकर? टीसीएस ने तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज किया नहीं। बिल्कुल, तो टीसीएस और एचसीएल टेक के बाद अब सबकी नज़र इन्फोसिस के नतीजों पर रहेगी, और सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है इन्फोसिस से इस तिमाही में। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 45,200 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो करीब 1.6% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। एबिट मार्जिन्स 21% के आसपास एक्सपेक्टेड है। लार्जली फ्लैट मार्जिन्स रहने की उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पर। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें तो ग्रोथ 1.4% के आसपास आ सकता है, लेकिन पिछली तिमाही में ग्रोथ करीब 3% के आसपास था। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा याद रखें, बिलिंग डेज कम थे इस तिमाही में। दिसंबर एंड में छुट्टियों का सीजन था, जिसके चलते कंपनी के डील विंस और रेवेन्यू पर इस तिमाही में नजर आ सकता है इम्पैक्ट। इसके अलावा
सबसे पहले गाइडेंस की बात कर लेते हैं। याद रखें मैनेजमेंट ने 2 से 3% की रेवेन्यू की गाइडेंस दी है और मार्जिन्स 20 से 22% ईबिट मार्जिन्स की गाइडेंस है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स को लेकर क्या निकल कर आती है FY26 के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। याद रखें HCL टेक ने भी इस तिमाही में अपनी गाइडेंस का रेंज है उसे नैरो किया था, तो इन्फोसिस क्या करता है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा AI अडॉप्शन को लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, अक्रॉस द बोर्ड सभी वर्टिकल सभी ज्योग्राफीज में किस तरह का परफॉर्मेंस होता है उस पर सबकी नज़र रहेगी। ऑल इन ऑल सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ तो दिखेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेशन भी नज़र आ सकता है। डील विंस पर सबकी नज़र रहेगी और मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट AI अडॉप्शन को लेकर वहाँ पर भी अपनी नज़र रखे। तो ऑल इन ऑल सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री यहाँ पर सबकी नज़र होगी। ठीक है, AI को लेकर कंपनी क्या कहती है इस पर निश्चित तौर पर नज़र रहने वाली है। और हमने देखा कि TCS में जो रेवेन्यूज़ थे AI वर्टिकल वाले, उसमें सिक्वेंशली 17% का हमने उछाल देखा है। तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जिसके बारे में कंपनीज अलग से बताना अब शुरू कर चुकी हैं। TCS ने तो शुरू कर दिया है। देखते हैं इन्फोसिस के नंबर कैसे आते हैं। वैसे इन्फोसिस की शुरुआत आज अच्छी हुई थी, ज़्यादातर समय लाल निशान बिताया और आखिर में मार्केट बंद होने से 20 मिनट पहले फिर से देखने की हरे निशान में आ गया है। अमरदीप जी, एक राय आपकी इन्फोसिस के शेयर को लेकर, और अपने जरा ट्रेड भी सर लगे हाथ बता दीजिए कि कहां पर आप बुलिश हैं। देखिए, इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस ने एक बेस तो बनाया है करीब 1400 के लेवल्स पे, और बट अपसाइड में टुवर्ड 1700 एक कैपिंग तो दिख रही है। और मैं ये मानता हूं कि यदि मैं इसे थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड में देखूं तो क्लियरली वो साइडवेज कंसोलिडेशन ही फिलहाल दिख रहा है, और जो नतीजे कल आने वाले हैं उसका भी कुछ एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन में है, और जो लेवल्स मैंने कहे 1400 डाउन साइड, 1700 अपसाइड, 300 जो पॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसी के अंदर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो स्टॉक्स जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा, पहला जो स्टॉक है दैट इज ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया में एक अच्छी रैली हमें आज देखने को मिली है, स्टॉक इज अप ऑलमोस्ट 5%। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसोलिडेशन के बाद एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के पे ये देखा गया है, क्योंकि इससे पहले समवेयर अराउंड 425 430 जो था वो एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ था। मंथली चार्ट्स पे देखो तो जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है, और लॉन्गर टर्म में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये 430 435 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी रैली हमें ऑयल इंडिया में देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 473 लेवल्स, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 421 का रखा जा सकता है। ओके, दूसरा जो स्टॉक है दैट इज फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, क्योंकि बैंक्स में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे ICICI बैंक है उसमें भी अच्छी हमें रैली देखने को मिल रही है अभी फिलहाल। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें भी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, काफी समय तक स्टॉक जो है लो लेवल्स पे ट्रेड करता रहा बिटवीन 50 एंड 60 के आसपास, 60-65। अब इसमें हमें एक मूवमेंट अपसाइड की दिख रही है। इंपॉर्टेंट लेवल जो करंट लेवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो 67-68 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक रैली टुवर्ड्स 79-80 तक की देखी जा सकेगी। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, 67-68 के ऊपर सस्टेन करता है कंसिस्टेंटली तो, और जो स्टॉप लॉस इसमें है वो 63 का रख सकते हैं। से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे 63 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह, और ऑयल इंडिया भी आपकी तरफ से खरीदारी की सलाह यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए BTST और STBT कॉल्स भी अपने एक्सपर्ट्स के लेकर आएंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेड्स भी आपके लिए और भी बताएंगे। जल्द लौटते हैं। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप की संभावनाएं अपार। एंटरप्रेन्योर्स बताएंगे कॉस्ट हो कम कैसे बेस्ट बनेंगे हम।
इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। स्टार्टअप मंत्र में स्टार्टअप का संसार देखिए स्टार्टअप मंत्र हर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और बाजार में देखिए रिकवरी की कोशिश लगातार यहां पर हो रही है और अब गिरावट 40 अंकों के आसपास की रह गई है। निफ्टी में बैंक निफ्टी 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन आज लोहड़ी है तो आपको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और इस लोहड़ी के बारे में बता दूं कि लोहड़ी एक रबी फसलों की जो कटाई का जो सीज़न जब शुरू हो जाता है ना उसके बाद ये मनाया जाता है। और इसे अच्छी फसल के लिए एक कहा जाता है कि आभार व्यक्त करते हैं और इसी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन खास करके पंजाब और उसके आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर इसकी धूम ज़्यादा रहती है और लोग वहाँ पर ज़्यादा बड़े स्केल पे मनाते हैं। अभिषेक दिल्ली में बैठते तो अभिषेक से समझते हैं कि किस तरह का फील है। मुंबई में रह के तो लोहड़ी के बारे में उतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। अभिषेक आप बताइए वहाँ पर किस तरह का माहौल रहेगा शाम को, और वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी दोस्त भी होंगे आपके, क्या तैयारी है शाम के लिए आज? विश्व देखिए तैयारियां पूरी मुकम्मल है और जितने भी मुझे लगता है कि यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं ना वहाँ पर सबके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ गए हैं कि शाम को लोहड़ी मनाई जाएगी, तो वो तो तैयार हैं। तो जो रेवड़ियाँ हो गई, मूंगफलियाँ हो गई या फिर गजक हो गए, दिल्ली में ठंड का मौसम चल ही रहा है, तो असली जो फील है ना लोहड़ी मनाने का वो वाकई इसी रीजन में। और विश्व देखिए हमारे देश में नहीं दुनिया भर में जितने भी प्राचीन जो त्यौहार हैं ना सभी का फसलों से, कृषि से, खेती से कनेक्शन है। और अभी मैं दफ्तर में बैठा था तो अचानक से दफ्तर में क्या हुआ कि बाहर से बड़ी ढोल नगाड़ों की बड़ी तगड़ी आवाज आनी शुरू हो गई। तो मैं सोचा कि जरा जाके बाहर मना करके आ जाऊं। और जब मना करने गया तो विश्व आपको भी दिखा देता हूं कि ये देखिए हमारे दफ्तर में ये पॉपकॉर्न बांटे जा रहे हैं। तो मना तो नहीं कर पाई, पॉपकॉर्न का पैकेट लेके मैं जरूर आ गया। भिजवा दीजिए। राजेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राजेश जी पॉपकॉर्न को बहुत ही पैनी नजर से देख रहे हैं। राजेश जी लोहड़ी को लेकर आपकी कुछ इस तरह की यादें, आपने नॉर्थ में समय बिताया होगा तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं ये तो देखिए अब मकर संक्रांति, लोहड़ी ये दोनों फेस्टिवल धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो हम तो मकर संक्रांति का ज़्यादा मजा लेते हैं और कल मकर संक्रांति है तो वो सेलिब्रेट जरूर करेंगे। लेकिन हाँ जरूर एक ही राजेश जी, एक ही सब मकर संक्रांति, खिचड़ी, लोहड़ी, उत्तरायण सब एक ही है। अरे लोहड़ी का मजा रात में आता है पर मकर संक्रांति सुबह पतंग उड़ाइए आप, गुड़ और तिल की पटिया लेकर बैठिए छत पर और पूरा दिन आप सोचिए वही एंजॉय करते हैं। शायद हम विश्वमोहन जी ये भी काफी मिस करेंगे। बिल्कुल है, मुंबई में तो बहुत सारे आप फेस्टिवल को मिस करते हैं और यहाँ पे तो आप छत पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। सोसाइटी के गेट उतने ऊपर के बंद रहते हैं तो यहाँ पे पतंग भी उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। आप आइए, आप हमारी सोसाइटी में आइए, कल हम साथ में पतंग उड़ाएंगे, आइए। बिल्कुल सर। चलिए तो ये आप भी अमरदेव सिंह जी आपकी कुछ यादें, क्योंकि आप भी नॉर्थ से ही आते हैं, लोहड़ी तो कम वहां पर आपके यहाँ पर मकर संक्रांति को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं अमरदेव सिंह जी। जी जरूर, ऐसे हम लोग के सोसाइटी में भी लोहड़ी मनाई जाती है। तो और कल जो है वो मकर संक्रांति भी होगी और पतंग तो जरूर हम लोग उड़ाते हैं शाम में छत पे। तो ये सब का आनंद और लुफ्त जो है वो अभी भी पूरी तरह से लिया जाता है। और एक ये भी कहा जाता है कि सूर्य का उत्तरायण का भी ये संकेत होता है और यहाँ से जो सर्दी होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि 14-15 जनवरी के बाद से धीरे धीरे सर्दियों में कमी आएगी और जो तापमान है ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएंगे। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते हैं और हम अपने दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि BTST कॉल्स कुछ बन रहे हैं या STBT कॉल्स है। राजेश जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपकी तरफ से क्या है BTST कॉल्स? तो बैंकिंग स्टॉक
में एक अच्छा मोमेंटम बना। इंडसइंड बैंक यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह है 935 940 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 895 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस पे फोकस करेंगे, और हमें लगता है मेटल स्पेस में वेदांता को भी ऐसे बीटीएसटी बाय किया जा सकता है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक मेटल स्पेस में बनता हुआ दिख रहा है। 655 660 के टारगेट के लिए ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 628 के आसपास। तो आपकी तरफ से ये वेदांता बीटीएसटी कॉल की तरफ से आपकी तरफ से आ गई है। अमरदेव सिंह जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी कॉल सर? एक स्टॉक है जिस पे जरूर नजर रखी जा सकती है, अपोलो टायर्स। तो इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को फिलहाल मिल रहा है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो स्ट्रांग चल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि 520 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 540 550 तक की देखी जा सकेगी। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 500 के नीचे का है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी देखी जा सकती है, प्रोवाइडेड ये 520 के ऊपर सस्टेन करे। पोलो टायर्स आपकी तरफ से भी आ गए हैं। एक और स्टॉक पे चर्चा कर लेते हैं। अमरदेव सिंह जी, आप ही बता दीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में तीसरी तिमाही के नतीजे बाजार को पसंद आ रहे हैं। मुनाफे में 19% की ग्रोथ दिखी है, और क्या लग रहा है, हालांकि जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें गिरावट यहाँ पर दिखी है 4% के आसपास की। क्या रहा है सर आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, क्या रहा है? देखिए, ओवरऑल जो इंश्योरेंस सेक्टर है और इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छी रैली तो हम लोगों ने देखी। और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के बारे में बात करूं तो इसमें भी एक रैली हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10-15% की तो देखी है। तो फिलहाल जो है वो ये लेवल मैं मानता हूं कि यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। और आज का जो हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, समवेयर अराउंड 706 के आसपास है, और 660, so 660 710 is going to be an important zone for ICICI Pru। हालांकि यदि मैं ट्रेंड के बारे में बात करूं तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो लोअर लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, बस 710 का एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को लेकर भी ये राय आ गई है। अब वक्त हो चुका है उन इवेंट्स के बारे में जानने का जो कल आने वाले हैं और बाजार पर उसका सीधा असर दिखने वाला है। तृप्ति उस लिस्ट के साथ मौजूद है। तृप्ति, बताइए क्या वो इवेंट्स है? जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। तो पीपीआई और रिटेल सेल्स के आंकड़े कल अमेरिका में आने वाले हैं। चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड डेटा आने वाला है, तो इन दोनों ही आंकड़ों पर कल के लिए नज़र बनाकर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। तो कल आप यहाँ पर देखेंगे WPI के आंकड़े आने वाले हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इंडिया में आएंगे, इस पर भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। आगे देखिए तो सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। आमतौर पर ये थर्सडे को होती है, लेकिन थर्सडे को बाजार बंद रहेंगे। BMC इलेक्शन की छुट्टी है, जिसके चलते सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कोटक बैंक में आप देखेंगे 1 पर 5 एक्स स्टॉक कंपनी एक्स स्टॉक स्प्लिट करेगी कंपनी। इसके अलावा अजमेरा रियल्टी में भी 1 पर 5 एक्स स्टॉक्स यहाँ पर कंपनी स्प्लिट करने वाली। स्पार्क में एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकती है। पार्क मेडी में आप देखिए 2% की इक्विटी के लिए कल लॉक इन पीरियड खत्म होगा। नेफ्रोकेयर हेल्थ में भी 3% की इक्विटी के लिए कल से लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। निफ्टी कंपनी इन्फोसिस कल अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। और अन्य कंपनियों की बात करें तो HDFC AMC, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और आनंद राठी और ग्रो के तीसरी तिमाही के नतीजे भी कल आने वाले हैं। ग्लोबल कंपनीज की बात कर लेते हैं तो बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप के नतीजे कल आने वाले हैं। तो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके नतीजों पर भी नजर रखिएगा। ये थे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर इंडिविजुअल न्यूज़ फ्लो के रिगार्डिंग भी आपको नज़र रखनी है, और साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र के नतीजे जो हैं ग्लोबल मार्केट्स में आएंगे तो उसको लेकर भी काफ़ी कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है। बट चलिए फिर से एक बार बाज़ारों पे लौटते हैं। कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में, पर आज पूरे दिन हमने देखा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये काउंटर काफ़ी प्रेशर में है। और अमरदेव जी, मैं देख भी पा रही थी कि ये स्टॉक फिर से जो है कहीं ना कहीं अपने पिछले 1 साल के लोस को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। मगर बात करें पिछले 1 साल की तो एक तो कोई रिटर्न्स नहीं है, और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में प्रेशर बरकरार है। अब 1800 के लेवल्स के पास आ चुका है। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से और प्रेशर दिखा सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़?
देखिए, ओवरऑल गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपने सही कहा कि इसमें ओवरऑल पिछले एक साल में इसने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, और जिन्होंने भी बाइंग किया वो कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे वो अटक चुके हैं। तो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम 2500 लेवल्स से करेक्शन जो शुरू हुई जून में, वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर है स्टॉक का वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पुल बैक भी, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली एक पुल बैक भी देखी 200-300 पॉइंट की रैली, मतलब 300-400 पॉइंट की रैली इसमें देखी हम लोगों ने, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो क्लियरली इट शोज कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है और हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो लेवल्स हैं वो करीब 1800 इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 1875-76 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंट है इधर 3 दिनों में। यदि एवरेज वॉल्यूम्स में कंपेयर करूं तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। तो 1800 is something, 1820 is something which is very important from a support zone perspective। वहां होल्ड करता है तो एक पुल बैक या एक शॉर्ट टर्म बॉटम की हम बात कर सकते हैं। और इसमें कंसोलिडेशन हमें फिलहाल देखने को मिलेगा। वी शेप रिकवरी के चांसेस कम है अंटिल रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर आए। तो मैं ये मानता हूँ 1800-1820 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। 1820 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, प्रेशर बरकरार है और वॉल्यूम्स बैक का ये सेलिंग प्रेशर फिलहाल हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देख रहे हैं। कोई एक वी शेप रिकवरी की उम्मीद आप यहाँ पे ना लगा के चले अगर आपके पास है तो। बट आईटी सेक्टर में आज अच्छा एक्शन है। देखिए, हम कुछ समय पहले इन्फोसिस की चर्चा कर रहे थे और आज मार्केट बंद होने के बाद टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आएंगे। आज देखें तो ज़्यादातर समय इस काउंटर ने जो है अपने आप को होल्ड करने में ये सक्सेसफुल रहा है। 1.5% की तेज़ी, राजेश जी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि ये भी वन ऑफ द बीटन डाउन नेम्स है, पर यहाँ पर रिकवरी की उम्मीद ज़रूर लग रही है। तो देखिए, यहाँ पे जरूर, जैसा हमने पहले भी चर्चा में बात करी कि आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी के साइन तो बनते हुए दिखे हैं। टाटा एलेक्सी भी अगर हम देखें तो वन ऑफ द स्टॉक है जहाँ पे एक रिकवरी अटेम्प्ट होते हुए दिख रही। स्टॉक को डेली चार्ट पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। और अगर स्टॉक देखें तो नियर टर्म चार्ट पे 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज ने अपवर्ड क्रॉसओवर भी दिया है 50 डे मूविंग एवरेज को। साइन ऑफ स्ट्रेंथ तो है नियर टर्म चार्ट पे। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुल बैक बना है और ब्रेकआउट भी देखने को मिला है फॉलिंग चैनल का वीकली चार्ट पे। बने रह सकते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड में। हमें लगता है ये 6000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 5700 के स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। ठीक है, 5700 रुपये का स्टॉप लॉस होगा टाटा एलेक्सी के लिए। इटर्नल एक बार जरा फिर से लेकर आइए। जो खबर आई थी कि गिग वर्कर के लिए 10 मिनट का जो कंपनियां मॉडल अपना रही थी उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। इटर्नल पर कोई असर नहीं, 3-3.5% ऊपर था और अभी भी आप देखिए ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पर 297 वैसे आज का हाई है, लेकिन ये शुरुआत में बना और क्लोज होते होते लगभग 3% के आसपास के गेंस। और ये देखिए ट्रेंड शुरू किया था जेप्टो ने। जेप्टो के बाद कुछ और कंपनीज ने इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। मैंने वाकई ब्लिंकिट को उतना देखा नहीं, ये 10 मिनट वाला जो ट्रेंड था, लेकिन कोई ज़्यादा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर आएगा नहीं, क्योंकि देखिए जब सभी हटा लेंगे तो फिर तो ग्राहक के पास तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं उस तरह का। तो अच्छी तेज़ी आज इटर्नल के शेयर में बनी और इसकी वजह यह है कि MSCI रिव्यू में इसका MSCI में जो वेटेज है वो बढ़ के डबल हो सकता है और इनफ्लो आने की संभावना है $390 मिलियन के आसपास की। इसके चलते आज हम बाइंग देख रहे हैं इटर्नल में। लगातार 3-4 से ये शेयर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और कल हमने देखा तेजी बाजार में हुई, हालांकि तेजी वो आधे % से कम की थी कल के सत्र में भी। आज लोअर लेवल से रिकवरी आई और उसके बाद जो गिरावट बच गई है वो आधे 1/4%, यानी कल से आधे की ही आज गिरावट उसमें है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, क्लोज होने के साथ मतलब टुवर्ड्स क्लोजिंग ये काफी इंप्रूव हुआ और 1422 शेयर इस वक्त आपको हरे निशान में दिखाई देंगे, 1491 लाल निशान में। तो लगभग बराबरी का मामला आज हमने देखा और निफ्टी बैंक 100 अंक ऊपर क्लोज करने जा रहा है। काफी ज्यादा वोलेटाइल आज रहा है बाजार। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, परसों चूंकि बाजार बंद है, BMC के इलेक्शंस होने हैं मुंबई में, तो एक्सचेंजेस की तरफ से सर्कुलर आ गया है। तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो कल होगी। तो कल भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी बाजार में हम हो सकता है कि होते हुए देखेंगे, लेकिन कुल मिला जुलाकर आज हम कहेंगे कि मिक्स सेशन रहा है। निफ्टी वीक, निफ्टी बैंक थोड़ा सा
स्ट्रेंथ गेन करता हुआ, क्योंकि SBI में और ICICI बैंक में तेजी अच्छी हुई है। TCS ने भी जाते जाते हमने देखा कि लगभग डे हाई के आसपास क्लोज करने जा रहा है। 0.25% के आसपास के गेंस हमने TCS के शेयर में आज देखें। हालांकि जो नतीजे थे बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन जो कमेंट्री है और जो AI का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है और बाजार उसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। कल इन्फोसिस के नंबर्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। लेकिन जिन्होंने निराश किया आज, ट्रेंड लगातार टूट रहा है। 4,000 रुपए के नीचे ट्रेंड का शेयर स्लिप कर गया था। 4,000 रुपए के आसपास आपको दिखाई देगा फिलहाल। L&T हमने देखा कि ये शेयर 3900 रुपए के नीचे आ गया है L&T का। रिलायंस ने आज निराश किया, 1.5% ये टूटा। इंटर ग्लोब एविएशन में 2% की आज भारी गिरावट रही और अपने 52 वीक लो से हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा दूर नहीं है इंटर ग्लोब एविएशन का शेयर। और बाकी फार्मा में सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज के शेयर भी आज कमजोर है। ITC में भी हमने गिरावट आज के सत्र में देखी। तो कुल मिलाजुला के एक मिक्स्ड आज हमने क्लोजिंग बाजार के लिए देखी है और 25,700 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है, 72 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 59,500 के ऊपर कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग आज हमने निफ्टी बैंक में देखी। हालांकि दिन के हाई से ये भी नीचे आया। चलिए इस शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे। डिक्सन आज का टॉप लूजर रहा 5% की भारी गिरावट के साथ। एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरा है डिक्सन। राजेश जी, अमरदेव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय, अपने रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल विष्णु मोहन को, सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक की बात कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार और एक बार फिर से सभी दर्शकों को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाई। Presented by AGS Federal Life Insurance, हर वादा मुमकिन। In association with SBI, the banker to every Indian truly।